2024 के संग्राम का बिगुल बज चुका है। क्या अब की बार वोट काम पर मिलेगा या इंडिया के नाम पर मिलेगा? झूठ बोले जनता पकड़े, अरे वाह। भोली भाली जनता से डरियो। जो लोग भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज उनके अलायंस में कौन? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे बेटा, एक नहीं, भाई, 15 दूसरा भाई, बस ब्लड रिलेटिव एक बताइए जिसके पास कोई पद ना हो। मेरा सवाल क्या? पूरी बात सुनिए। मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता हूं। मैं पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल बोल के। इंदिरा जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई पटेल थी जेल और क्यों नहीं? सबके सामने हुई थी। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज का दिन है पब्लिक डिबेट का, और पब्लिक डिबेट का विषय है 2024 का चुनाव। 2024 के संग्राम का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में फिलहाल काफी वक्त है, लेकिन विपक्ष की तैयारी देखकर लग रहा है कि इस बार घमासान जोरदार और घनघोर होगा। बेंगलुरु में 26 दलों ने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया क्या कर दिया? विपक्ष और सरकार के बीच में, यानी एनडीए के बीच में लड़ाई आर पार की हो गई। और इस बार एनडीए को इंडिया जरूर हराएगा, यह नारा दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इंडिया नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है, सियासत कर रहा है। वैसे खबर तो यह भी है कि महीनों से 2024 के महागठबंधन के लिए राज्य दर राज्य भटकने वाले नीतीश बाबू को साइडलाइन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर के भी खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं मानी। हालांकि विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश बाबू ने एक्स्ट्रा लार्ज स्माइल के साथ मीडिया के सामने आए और मनमुटाव की बात से इंकार कर दिया। कहा, मैं ऐसे ही जल्दी आ गया था, कुछ काम था। लेकिन सवाल है, क्या नाम इंडिया रख लेने से 2024 में भारत की वोट मिल जाएगी? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी रखना चाहती है, और लेफ्ट और कांग्रेस भी यही करना चाहते हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं है। दोनों की, यानी कांग्रेस की लोकल लीडरशिप पंजाब और दिल्ली में खिलाफ है आम आदमी पार्टी के। उद्धव ठाकरे पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। शरद पवार की ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी है। दावे तो यह भी होते हैं कि बिहार में आरजेडी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खोखला कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष के सपने कैसे पूरे होंगे? बीएसपी अलग है, केसीआर अलग है, नवीन बाबू अलग है, यानी नवीन पटनायक अलग है। क्या अब की बार वोट काम पर मिलेगा या इंडिया के नाम पर मिलेगा? ये आज के चर्चा में हम इसी मुद्दे को उठाएंगे, यानी आज का एडिशन इसी विषय पर होगा, जनता जनार्दन के बीच। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। 2024 का मैदान तैयार है, सेनाएं भी लामबंद हो चुकी हैं। एनडीए की 39 पार्टियों के सामने विपक्ष की 26 पार्टियां दम भर रही हैं। इस बीच विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर एनडीए पर वैचारिक बढ़त लेने का दांव चला है। कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. India? NDA, can you challenge India? भाजपा, can you challenge India? नाम बदलने से क्या होता? कोई अपना नाम राय बहादुर कर ले तो राय बहादुर नहीं ना हो जाएगा। खबर यह भी है कि विपक्ष के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। आरोप है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पूरी मुहिम को हाईजैक कर लिया है।
ये भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया नाम रखने के भी खिलाफ हैं, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि नीतीश कुमार फिलहाल तो इन सभी दावों को गलत बता रहे हैं। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना। नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। दूसरी ओर मायावती, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी को अभी किसी भी गठबंधन में एंट्री नहीं मिली है और इसका गुस्सा इन नेताओं के बयानों से झलक भी रहा है। उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। विपक्ष अपने गठबंधन के नाम को गेम चेंजर बता रहा है तो एनडीए इसे मौका परस्त सियासत ठहरा रहा है। सवाल है कि 2024 में जनता वोट नाम पर देगी या फिर काम पर। तो वोट पड़ेगा नाम पर या काम पर? जनता जनार्दन मेरे साथ है। आइए एक एक करके परिचय कराते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि एनडीए और इंडिया यानी जो नया गठबंधन है उसके कई पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले टीम एनडीए से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के और प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के, और टीम इंडिया जो टीम यूपीए हुआ करती थी पहले, उससे मौजूद है आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, और जनता जनार्दन आपका जोरदार अभिनंदन है जी। चलिए अब मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। और मृत्युंजय तिवारी, शुरुआत के 60 सेकंड आज मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि बिहार से ही ये सारा कुनबा चला, लेकिन नीतीश बाबू को ही इन लोगों ने साइड कर दिया या फिर खबर गलत आई? क्या आपको लगता है कि इंडिया होने से इनका पूरा समर्थन मिल जाएगा आपको? देखिए, जो बातें मीडिया में खबरें आए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं या ये सब चीज़ जो खबर चली, इसका तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने वक्तव्य से स्पष्ट कर दिया। तो ये खबरें चलवाई जाती है इसलिए कि हमारे विरोधी बीजेपी परेशान है। जब से विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई, वो अब रंग ला रही है। उसकी सफलता की गारंटी बेंगलुरु की बैठक में देखिए कि 26 दल उस बैठक में शामिल हुए जी। और इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को एनडीए याद आई, अपने सहयोगी जो बड़े बड़े सहयोगी थे, जो पुराने थे, वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन छोटे छोटे दलों को जो एक दूसरे से टूट कर गए, वो सारे दलों को लेकर के वो अपना दिखाने लगे कि कुनबा। कल तक जो कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, 38 दलों को बुलाना पड़ा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाना पड़ा। आप कल तक कह रहे थे 38 समाप्त करेंगे। ये 39 हो गए हैं। आपके अपने 60 सेकंड में बात को रखा। अब धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आता हूं। एक मुझे कहानी याद आई, आपकी झोपड़ी भी जली लेकिन फिर सवार होकर आप उसी तरफ चले गए। ऐसा क्या हुआ? मजबूरी थी या कुछ और कमजोरी थी? न मजबूरी थी अमीश भाई, न कमजोरी थी। न मेरी झोपड़ी जली है, न मेरा महल जला है। हमारे नेता कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पार्टी हमारी तोड़ी गई भाई साहब के द्वारा। राजद और इनके अभी जो वर्तमान में एनडीए में बता रहे नीति, वो मंत्री एनडीए में 10 सेकंड के लिए मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, मैं आपको, आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन थोड़ा तो साफ गोई से हाँ, बोलिए। मैं आप कह रहे हैं पार्टी राजद ने तोड़ी लेकिन वो गई एनडीए के अंदर। वही से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए तो सही जी। नीतीश कुमार जी आज तक किए क्या? सिर्फ तोड़ जोड़ की राजनीति। इसीलिए जो ललन बाबू हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बराबर पॉलिटिकल डायनामाइट बोलता हूँ। ये शब्द वो आज तक तोड़ने का काम उन्होंने किया है। अब ये लोग जो कह रहे हैं बिहार में, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, अगर कहिए तो मैं गुनगुना दूं। जी जी जी। तो एक दूसरे पे करते हैं वार हम, एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे पे
क्या लिखा हूं मैं? चलिए आप भूल गए, नहीं, गाना आप नहीं, भूल नहीं, गए, नहीं, लेकिन मैं नहीं, आलोक एक शर्मा के सेकंड, पास एक आता हूं। मैं आलोक शर्मा के आता हूं, एक कई बार सेकंड, हो जाता है 10 ऐसा, सेकंड। जब कुछ बना के बोलना होता है तो भूल जाता है आदमी, लेकिन मैं कई बार भूलने को अलाउड है सर, लाइव शो है हमारा। ओके आलोक बाबू आपके पास आता हूं। अब आ गया याद मैं आपको? पूरा कर देता हूं, मैं पूरा कर देता हूं। अब आप 10 बोलिए, सेकंड में पूरा बोलिए कर- तो परमिशन 2 दे। सेकंड, 2 सेकंड में पूरा कर देता हूं। बोलने 2 में- सेकंड पर 10 देखिए गाते आप अच्छा नहीं है, इसलिए गा के मत सुनाइएगा। 10 सेकंड जी में पूरा जी 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 10 सेकंड। एक दूसरे पे करते हैं वार हम, वार या प्यार? एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो सीटों में, जी जी सीटों में, इसलिए उनको एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो नहीं तैयार हम, ये गा किसके रहे नहीं हैं? तैयार हम। मेरे को तो नहीं ऐसा लग रहा है तैयार। कि मैं सुधांशु जी से पूछूंगा बाद में, इशारों को समझ अगर समझो तो राज को राज रहने दो, लेकिन मैं आलोक जी के मैं आता हूं आपके पास। आलोक शर्मा मैं आपके पास आता हूं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है, क्या आपको लगता है कि वोट नाम पर मिल जाएगा या काम पे मिलेगा? क्योंकि जनता ने बोला कैसे मिल जाएगा नाम पर वोट। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो मोदी जी ने तमाम वोट जो अपने नाम पर ही मांगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो नाम पर वोट मांगने वाले तो मोदी जी थे, और वो नाम अब पूरी तरह से आरएसएस ने कर दिया खारिज। क्या मोदी जी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, केवल इस नाम पर हम जीत नहीं सकते हैं, और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये तो आरएसएस कह रही है। अब बात आती है काम की। काम अभी पूरा देखा पिछले 77-78 दिनों से, किस तरह से मणिपुर जला है और किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहाँ पर आग में दरस्त होकर जिस तरह से पूरे मणिपुर को झोंक दिया है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है। देश के ऊपर 4 गुना के करीब, 3.5 गुना के करीब कर्जा बढ़ा दिया। एक किसान के ऊपर 32,000 रुपये का कर्जा था, वो 74 पर पहुंच गया। बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट है, 1150 रुपये का सिलेंडर है। चीन घुसकर बैठा है, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि काम पर वोट मिलेगा। जी सुधांशु त्रिवेदी, अब इनका नाम इंडिया हो गया है। आपके एक मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब उन्होंने अपने नाम के आगे भारत लगा दिया, तो क्या इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है तो आप इंडिया को अब पसंद नहीं करते? ये एक अंडरलाइन मैसेज देने का प्रयास कर रहा है दूसरा गठबंधन, क्या करिएगा आप? इसका भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विपक्षी दल पहले पटना में फिर बेंगलुरु में मिले, ये कौन है? काम की बात करते हैं ना, ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे और उतराए हैं। ये वो हैं लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद चुके चुकाए हैं। ये वो हैं जिसमें से कई लोग, राहुल गांधी जी जैसे, कुर्सी छोड़ के भागे भगाए हैं, और हमारी तरफ मोदी जी तपे तपाए और आजमाए। और इसके बाद एक और बात भी कहना चाहता हूं। काम में बहुत सारी बात गिना सकता हूं। सबसे पहले देश में जब इनकी सरकार थी तो 1/3 लोगों के पास बैंक खाते थे, आज 80% लोगों के पास बैंक खाते हैं। जब इनकी सरकार थी आज 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास में मकान मिला है, और जिसमें 3 करोड़ महिलाओं को हक मिला। मैं चुनौती से कहता हूं, गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाओं को रजिस्ट्री में हक माफ नहीं करिए था। मैं टोक रहा हूं मगर आपको। मैं अगली मेरा बात सवाल कर मेरा सवाल, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी तपे तपाए हैं, आजमाए हैं, तो जब एक अकेला सब पे भारी था तो 38 क्यों लाए गए हैं? उस पर भी मैं बात बताता हूं। देखिए, जो अकेला था ना, उसको तो कितना अकेला करने की कोशिश की गई पिछले 23 साल से। गुजरात से लेके, देश से लेके विदेश तक चिट्ठियां लिखी गई, मगर आज उसकी हैसियत देखिए कि देश की जनता तो साथ में आई, भारतीय जनता पार्टी और सारे दल तो साथ आए, और आज स्थिति यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होते हैं तो रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है स्ट्रेटेजिक एलाई। तो मोदी जी के लिए तो वो है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए और काफिला बनता गया। अरे हमारे यहाँ बिल्कुल तय, नेता क्लियर, ये बात आपकी पक्की इसमें है। कोई कंफ्यूजन नहीं। बाटी जी, एक लाइन और कह दूं। जी सर, एक लाइन और कह दूं। जी इन्होंने बहुत अच्छी, एक मैंने मतलब एक लाइटर नोट, आप भी कुछ गुनगुनाएंगे? एक लाइन ऐसे वही बता रहे हैं। में पहले मैं एक बचपन में मैंने कविता सुनी थी, हास्य व्यंग की कविता थी, कि एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपने पति को प्रेम पत्र लिखती है, तो किसी और से लिखवाती, फिर कहती नहीं फर्स्ट और लास्ट लाइन हम लिखेंगे। तो उसको समझा जाता क्या लिखना, कहता सबसे पहले तुम लिखना प्राणनाथ, और अंतिम शब्द लिखना आपके चरणों की दासी, तो वो खुश हो जाएगा। अब वो याद करके जाती, लास्ट में वो क्या लिख देती, ऊपर लिखती है चरणदास, और नीचे लिख देती आपके प्राणों की प्यासी। आज स्थिति ये है
ये सारे दल बेंगलोर में जाकर एक दूसरे के चरणदास और कलकत्ता में इनकी पार्टियां एक दूसरे की खून की प्यासी। जी 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 दिन पहले हुए चुनाव। राजकुमार भाटी, अब आपने लंबा बोला। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी आपसे मेरा पॉइंट है। देखिए, एक चीज उनकी क्लियर है कि उनका नेता नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 9 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और उसी के साथ वो लोग जाएंगे। आपके नेता पर सवाल है। बेंगलुरु से जैसे ही बैठक खत्म हुई तो ममता बनर्जी की सांसद और नेता ने बोला कि ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय है, उन्हीं को प्रधानमंत्री होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई कि अरविंद केजरीवाल कौन से कम है, उनकी तो 2 राज्यों में सरकार है। फिर क्या आपको लगता नहीं है खेल अभी बाकी है? पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। बातें तो इनकी बहुत अच्छी होती हैं। बातें तो ऐसा लगता है कि देश को बदल के रख देंगे। ये दावा करते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मोदी जी मणिपुर में फेल हो गए। मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं। आपने अभी जो सवाल उठाए, देखिए, जो अभी जो डिबेट शुरू हुई, 3-4 ऐसे शुभ संकेत मिले कि हमें लगता है कि इंडिया की सरकार तो बनने वाली है। पहली शुरुआत तो आपने की। अब तक हम ये सुनते हैं, हमारे कान पक गए, मोदी जी तो हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं, एनडीए हर समय चुनाव की तैयारी में रहता है, बीजेपी तैयारी में रहते हैं, विपक्ष कुछ नहीं करता। लेकिन आज शुरुआत अमीश देवगन जी ने इन शब्दों के साथ की कि विपक्ष की तैयारी देख के लगता है कि 24 में घमासान होगा। की नहीं की? इसका मतलब इंडिया कामयाब है। दूसरी बात, जो बार बार हमें समझाते थे, ये नाम बदलते थे, इनकी केंद्र सरकार नाम बदलती थी, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलती थी, मुगल सराय का नाम दीनदयाल नगर कर देते थे, लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। हम कहते थे नाम बदलने से क्या होता है, अब शहर तो वही रहेगा, सुविधा तो बढ़ेंगे नहीं। आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, इंडिया नाम रखने से क्या होता है। ये परिवर्तन देखिए आप। तीसरी बात इन्होंने कहा, नाम पर नहीं काम पर वोट मिलेगी। जो 38 पार्टियां एनडीए में हैं, पहली बात तो जो अहंकारपूर्ण घोषणा लोकसभा के अंदर की गई थी, एक अकेला सब पर भारी, वो खोखली साबित हो गई। अकेला इतना डरा कि ऐसे ऐसे दल इकट्ठे कर लिए जिनके नेताओं के नाम सुधांशु जी भी नहीं जानते। मेरा दावा है उनके नाम ये भी नहीं बता सकते उन नेताओं के। और ये 38 जो पार्टियां हैं अमीश जी, लेकिन मैं आखिरी 2 बात, जी, ये जो 38 पार्टियां हैं, 24 तो इनमें ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुला है, जिनकी कोई सीट नहीं है। सही बात आप कह रहे हैं, 24 का खाता नहीं खुला है, आपका सही है। जी 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीट आती हैं। सर है तो देश का 5 अभी मणिपुर बोले थे, अभी आ गए नॉर्थ ईस्ट, जहां से कुल मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि संख्या बढ़ाने के लिए देश में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी। संख्या तो 1000 तक भी ले जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? जो एनडीए के 7 पार्टियां हैं, उनके टोटल वोट पिछले चुनाव में 2 करोड़ थे, और जो इंडिया के बीजेपी का अपना ही 303 का नंबर है, तो बाकी का क्या करिएगा? आपका कितना नंबर है? एक सेकंड। और जहां तक आपने बोला भाई इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया, नाम बदला नहीं है, जो उसका वास्तविक नाम था उसको लेके आया गया है। फर्क है दोनों में। अब जो फर्क है दोनों में, अब इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज पहले था, इसलिए वो मुन्ना जी आपके पास सवाल ये है, और आलोक शर्मा, एक सेकंड। जी सवाल ये है कि चाहे हम उसे प्रयागराज कहें चाहे इलाहाबाद कहें, सड़कें तो जू की तू रहेंगे। ठीक है, आपकी बात को मैंने माना, उन्होंने कहा नाम में क्या, प्रयागराज बदला हुआ नाम नहीं है, प्रयागराज ओरिजिनल नाम है जी। अब मैं सुधांशु आपके पास आता हूं और फिर आलोक शर्मा के बाद। सुधांशु 30 सेकंड में मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने 38 दल इकट्ठा करे, जो बात राजकुमार भाटी ने बोली वो लॉजिकल है। अब उसमें से कई दल तो ऐसे हैं, 24 दल हैं लगभग, जो मेरा पास नंबर है, जिनका कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। और क्या आपको लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे उस तरफ है लेकिन शिंदे आपकी तरफ है, शरद राव पवार उनकी तरफ है, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आपकी तरफ है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं अलायंस पार्टनर्स के अंदर। देखिए, जहां तक अगर ऐसी बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। अगर इनसे पूछे समाजवादी पार्टी का यूपी के बाहर कितने सांसद हैं, जदयू के बिहार के बाहर कितने सांसद हैं, तृणमूल के बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, वो बात अपनी जगह है। पर बंगाल में तो है ना, बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, और सब ऑल इंडिया तृणमूल अब राजभर जी के राष्ट्रीय जनता दल। मैं पूछता हूं राजभर जी के कितने सांसद हैं? सर राजभर जी के कितने सांसद हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसी अनेक निषाद पार्टी के कितने सांसद हैं? मैंने तो छोटों की नहीं, बड़े बड़ों की बात बोली, और बहुत अच्छी बात। ये छोटे दल है,
नहीं, मैंने इन्होंने कहा ना छोटे, हमने कहा बड़े दल। आपने जो बोला, इन्होंने जिस पे टिप्पणी की, घमासान होगा जनाब, घमासान होगा और जरूर होगा, मगर जानते किसमें होगा? ये तथाकथित इंडिया के दलों में आपस में होगा घमासान। अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अभी तो फूफाई रूट के गए हैं, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। सुनने में क्या आया कि ये लोग जब वहां जाके बेंगलोर में मिले तो केजरीवाल जी कांग्रेस वालों के साथ मुखातिब नजर नहीं आ रहे थे, ऐसी न्यूज आई। ममता बनर्जी जी, आपकी बड़ी नजर थी वहां पर, सुनिए तो, अरे नजरें तो पूरी सुनिए। और जो ये भी थे चार्टर्ड प्लेन से आ रहे थे, मगर नीतीश जी बाबू पहले आ गए, पटना में उतर के भी मीडिया से नहीं बोले, फिर भी मिलने जाते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला था ना, तो मुझे पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती, जो कांग्रेस के नेता, जो गठबंधन है तथाकथित INDIA, इसके ऊपर कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। ठीक है, और एक लाइन और कह दूं, इंडिया, एक मिनट, इन्होंने कहा इंडिया नाम। वैसे नाम से कुछ होता है तो राहुल गांधी के नाम में गांधी होने से महात्मा गांधी याद आ जाते हैं, मगर शॉर्ट फॉर्म अगर कहते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC है ना। मैंने आज तक किसी को इंक कहते नहीं सुना जी। अब क्या इंक खत्म हो गई क्या? मतलब जो जी, इंडिया आलोक शर्मा, एक स्पेसिफिक सवाल, जैसे बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए के साथ 24 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं है। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी ने आपकी सरकार को खाया, हराया। पंजाब में आपकी सरकार को, यानी कांग्रेस की सरकार को हराया, और सिर्फ हराया नहीं, दिल्ली में तो 2 टर्म में इस तरह की सिचुएशन हुई। और आपकी लोकल लीडरशिप, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे वो पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा हो, वो सब लोग आज कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि वही गलती जो मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो लालू यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने की गलती करी थी, और उसके बाद कांग्रेस का हाल बुरा हो गया उन राज्यों के अंदर, क्या वही गलती आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है 1989 के बाद से देश के अंदर गठबंधन की ही सरकारें हैं, और बीजेपी ने शायद हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं छोड़ी होगी जिसके साथ मिलकर सरकार नहीं बनी। जी, चाहे PDP हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई पार्टी रही हो, इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, चाहे मायावती जी हो, सब लोगों के साथ इन्होंने सरकारें बनाई। और आज तो हालत ये है कि बीजेपी दूरबीन लेकर ढूंढ रही है कि किस किस को साथ मिलाया जाए। हो सकता है हमसे गलती हुई हो सकता है हमने जल्दबाजी में कदम उठाया हो, तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम विषयों के साथ हो सकता है मेरा आज भी पर्सनल लेवल पे भी मतभेद हो, मेरे नेताओं का भी मतभेद हो, लेकिन आपके बीच में वो नहीं बोले, ठीक है, आपके बीच में वो नहीं बोले। गिव हिम 30 सेकंड। आप थोड़ी देर कविता याद करो पहले, उसके बाद बोलना। डस्टबिन लेके खोज रहे हैं, कविता याद कर लो पहले। मैं समझता हूं कि आज अगर पूरा विपक्ष, जिसमें मतभेद भी है, और अगर वो एक इकट्ठा होकर मोदी जी के खिलाफ आ रहा है, जिस मंच में 7-8 मुख्यमंत्री बैठे हों और पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हों, तो ये समझ लीजिए कि देश की सरकार कितनी अनपॉपुलर है, देश की सरकार के खिलाफ कितना बड़ा माहौल है। मुद्दे की बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते थे, आज उनके अलायंस में कौन है? चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, वो इनके अलायंस में। एक तरफ 24 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से सबको, मैं एक अकेला सब पर भारी, और फिर तमाम वो छगन भुजबल से लेकर तमाम लोग जिनके खिलाफ ईडी के तमाम केस थे, वो सब भाजपा में आ गए। ठीक है, तो हम केवल ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन भी अब फेल हो जाएगी। वॉशिंग मशीन फेल हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे लूंगा आके जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब आलोक शर्मा की बात। देखिए, यहां कह रहे हैं दूसरे दलों की बात, मैं तो कह रहा हूं इन दलों के अंदर की हालात देख लीजिए। शिवसेना में समझ ही नहीं आता, ये इधर कौन रह गया, उधर कौन चला गया। एनसीपी में देख लीजिए, इधर कौन है, उधर कौन है। और ये कांग्रेस जो नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी, इसके आज तक कितने विभाजन हुए हैं। मैंने बचपन में अटल जी का एक स्पीच सुना था, तो उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, पहले आप याद कर लीजिए, अभी वर्तमान में जो है याद कर लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का हिस्सा थी, ममता बनर्जी जी, एनसीपी शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा थे, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा थे। और पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, और उन्होंने मजाक में कहा था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अरे भाई, आपकी तो पार्टी में, और अभी देख लीजिए, आज की डेट में, मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर है, गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, विजय बहुगुणा छोड़ के चले गए,
किरण कुमार रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर छोड़ के चले गए। अरे जनाब, आप बाकी दल तो छोड़िए, पहले अपना तो संभाल लीजिए घर के अंदर, तब दूसरे को ज्ञान दीजिए कि साहब आप दूसरे ले पा रहे हैं। ठीक है, आज लगभग 70 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए और इनके यहां पर जाके बैठ गए। इन्होंने सबको अपना लिया है। आज 6 मुख्यमंत्री इनके यहां हैं जिनकी रूट्स पुरानी कांग्रेस की। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर, जिनके जब वो कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर एन बीरेन कुमार सिंह से जो मणिपुर के हैं वो भी कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे, और तमाम लोग। इसे इकबालिया बयान कहते हैं। 10-12 केंद्रीय, ये इकबालिया बयान है, वो इनके पास चले गए, उपलब्धि तो नहीं है ना। एक सेकंड, भाई वो सारे जब कांग्रेस में थे तब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे वो। उनकी सीढ़ियां आती थी, बीजेपी पूरे मीडिया का समय खा जाती थी कि साहब इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, और उसके बाद सब वो बीजेपी में चुपचाप चले जाते हैं। आपने कहा की बात हुई तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आलोक जी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर न्यायालय उनको भ्रष्टाचारी कहेगा तो वो भ्रष्टाचारी हैं, और न्यायालय नहीं कहेगा ये फेल होंगे। इनकी सरकार है, इनको प्रूव करना है। मृत्युंजय तिवारी, देखिए बिहार से वो आए हैं, गाना गा के सुना रहे हैं। अब पब्लिक कुछ डिमांड कर देगी आपसे। एक सवाल का जवाब गा के सुनाएंगे, गा के नहीं भैया, मृत्युंजय जी से। अच्छा गाइएगा मत पर, नहीं गाएंगे नहीं। हाँ गाएंगे। इनके पूछ लीजिए कि लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं। क्या लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? इसका जवाब उनसे मृत्युंजय जी से पूछ लीजिए। तो सजा याफ्ता हो गया, अब आप मानते हैं कि नहीं ये पूछ लीजिए। अरे उनके नेता इनसे मत पूछवाइए, इनसे पूछवा लीजिए। आलोक शर्मा जी से लालू यादव जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड उनसे पूछ लिया, 10 सेकंड। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है? पहले उन पर बोलिए ना। लालू यादव से पूछ रहा हूँ। सजा याफ्ता है, उसमें कौन मना कर सकता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उनमें कौन मना कर सकता है? लालू यादव सजा याफ्ता है, कौन मना कर सकता है? जवाब 10 सेकंड। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, और ये बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अभी ये गरीबों का थाली खाली है। लालू प्रसाद जी का दोष यही है, उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, और इन्होंने क्या किया? चारा खाने का, चारा खाकर गरीबों के साथ न्याय हो रहा था। अभी बता रहे हैं जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ने का चारा हमारे विरोधियों के पास नहीं है। ये बेचारा का आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए, एक सवाल, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। 10 सेकंड वाले फिर सवाल। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पर आरोप लगा रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद बंगलौर की बैठक में जी चिराग पासवान जी से गले मिल रहे थे, अजीत पवार जी से गले मिल रहे थे, मांझी जी के साथ उनके पुत्र थे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? बताए देश की जनता, बताएं सुधांशु जी। हम जवाब बताएंगे, हमारे नेता की बात। अब आपने 10 सेकंड का बोला था, मैंने आपको उससे बहुत ज्यादा समय दिया। लास्ट गाना भी सुन लीजिए। एक तो ये गाना बड़ा गाना गाते हैं, था, बहुत पुराना गाना था, सबको याद होगा। सुन लीजिए। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहिए। भैया तो कमाल कर दिया। लेकिन आप बताइए, देखिए मेरा इस सवाल भी है आपसे, देश की जनता से भी एक सवाल है। अब बताइए, लालू यादव अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, तो अब उन पे चारा घोटाले का आरोप नहीं रहेगा। एक सेकंड, महबूबा मुफ्ती अब इंडिया के गठबंधन में आ गई हैं, तो वो देश प्रेमी हो गई हैं। अब देखिए अनिश जी, भ्रष्टाचार पर आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचार की बात करने वालों का पूरी तरह से पोल खुल गया। चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया है पोल। इसलिए बीजेपी को अब कोई नैतिक बल नहीं है। ये तो वो भ्रष्टाचार, बिल्कुल आपका अधिकार है बोलने में, आपके पास आ रहा हूं। बात होगी गरीबी पर, बेबसी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। गाना भी गाया, कविता भी सुनाई, फिर एक और गाना सुनाया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब इन्होंने तो ये जो गाना है, ये ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया की फिल्म बॉबी का है। किसी ने अगर देखी हो फिल्म, देखी होगी, एक राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई थी। अब बताइए, वहां चले गए हैं, झूठ बोले कौवा काटे वाले गाने पे चले गए हैं। अभी बताते हैं, आप बताइए क्या बोलते जी। लालू प्रसाद यादव जी कब जेल गए? 1997। मोदी जी और अमित शाह जी का तो राजनीति में नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और सुनिए, लालू यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला है। और उस समय लालू यादव जी की ही सरकार थी, केंद्र में जनता दल की सरकार थी। देवेगौड़ा जी उस समय
प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के सपोर्ट में चल ये रही थी। उदाहरण है कि हमने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। सुनिए। सत्ता में रहते हुए और आप कोर्ट सत्ता से में रह सुनिए, करके सुनिए, जांच एजेंसियों को भेजते हैं, डराते हैं। तिवारी जी त्रिवेदी जी की सुन लीजिए थोड़ी। सुनिए गाना तो। सुनाई नहीं रहा, अभी कोई नहीं, जवाब दे रहे अभी हैं, उदाहरण और पिता बताता हूं। कैसे इन्होंने बिल्कुल कहा रेडीमेड भाषण से क्या ये होगा? गरीब की थाली, और हमें भी याद है बचपन में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, कहते गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, तब पूरे समाज के थे, अब कहा क्यों नहीं मैं सिर्फ एक वर्ग का नेता हूं, फिर संकुचित किया एक जाति का नेता हूं, फिर जब असली ताकत देने की बात आई जेल जाने से पहले तो किसको देके गए? अपनी जाति के। यही उनका दोष है, कमल छाप सब नीचे आया सिर्फ परिवार। और सुनिए, और आज मैं कहना चाहता हूं ये गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया। प्रधानमंत्री ने बोला ये जो INDA वाले हैं, ये जो विपक्षी गठबंधन है, इसमें परिवारों को भ्रष्टाचार से बचाने का गठबंधन है। अगर हम शुरू से शुरू करें तो अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का परिवार, जिसमें अखिलेश यादव है, धर्मेंद्र यादव है, डिंपल यादव है, कई सारे लोग हैं। फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा यादव, फिर गांधी परिवार आ जाता है, फिर नीचे हम चले जाते हैं तो करुणानिधि का परिवार आ जाता है। क्या आपको लगता है ये जो परिवारवाद की बेला की प्रधानमंत्री बात करते हैं, ये देश की जनता को अट्रैक्ट कर लेता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं और प्रवक्ता भी, तो ऐसा लगता है कि आदमी नहीं है, मशीन है, और इनके अंदर एक कैसेट रिकॉर्ड करके डाल दी गई है और वही कैसेट बजती रहती है। हमें लगता है परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, सांप नेवले हैं, छछूंदर हैं। देश हित की जनता की कोई बात ये कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि रिकॉर्ड ही बजते रहते हैं, अपने मन से तो कुछ कह नहीं पाते। मेरा माननीय बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ईडी जैसे जांच एजेंसियां हैं, उनकी जांच तेज क्यों हो जाती है? ये सवाल है, ये सवाल आया जोरदार। ये ऑपोजिशन आरोप लगाता है कि ईडी भी आपका एक गठबंधन का पार्टनर है, ये 39 प्लस ईडी CBI हो जाता है। इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं आपके प्रश्न का और विस्तार दे देता हूं। यह आरोप लगाया जाता है कि हमारी सरकार आने के बाद ही इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और इन पे केसेस दर्ज हो गए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इनमें से एक पार्टी बता दी इस पे 2014 से पहले, 2014 से इनके सवाल का जवाब मैं उसी पे इस देश में एक ही मौका ऐसा हुआ है जब यह साबित हुआ किसी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार करके अपनी सरकार बचाई कोर्ट में। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। और सुनिए, एक ही प्रधानमंत्री ऐसी रही है जो भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी सिद्ध होकर चुनाव कैंसिल कर दिया गया। इंदिरा गांधी 1975 में, कहां भाजपा थी, कहां 40-50 साल के भ्रष्टाचार के आरोप में। देखिए, मुझे लगता है बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग जब 1 लाख रुपए सामने देखते हुए और कहें और उसके बाद भ्रष्टाचार पे ज्ञान दें, तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा हो। मुद्दे की बात आते हैं भ्रष्टाचार का, तो ये आप अरे छोड़िए ना भाई, एक मिनट सुनिए भाई। 2014 के बाद सुधांशु जी राज्यसभा सांसद हैं, काफी ज्ञान देते हैं टीवी चैनल्स पे। एक केस बताइए जो मोदी जी की सरकार ने FIR की और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो। अगला सवाल बाद में पूछूं। चलिए, मैं बिल्कुल बताता हूं। 10 सेकंड इंतजार कर। ये बताइए, ये आपके दोनों नेता मुचलके पे हैं कि नहीं है? मुचलके और एक लाइन सुनिए, मैं एक सुनिए, मेरा सवाल क्या, पूरी बात सुनिए। मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता हूं। मैं पूरी बात, एक मिनट रुकिए ना। अरे भाई, मेरी पूरी बात सुनिए। आप जबरदस्ती पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल बोल के। मेरा सवाल था कि 2014 के बाद मोदी जी ने एक FIR की हो, दोनों नेताओं पर जो FIR हुई है, जो केस हुआ वो 2012 का है। ताली बजाने वाले भी चलिए भाई, अब ये मान लिया 2012 का, अभी कहते हैं 2014 के बाद पेश किए गए। क्या बजाएं साहब, फंस गए गुलफाम। मैं फिर कह रहा हूं, 2014 के बाद एक केस जो मोदी जी की सरकार में किया, उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया, तो उस केस को मेरा हाथ खींच रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, पूरा टाइम आप बीजेपी को देते हैं। सुनिए, गलत बात देश में न्याय सारी झूठ पेल के चले जाते हैं लोग, तालियां बजाते हैं। बजाइए तालियां, बेरोजगारी बढ़ रही है, मणिपुर चल रहा है, लड़कियों की जंघाओं में हाथ डाला जा रहा है। और जोधपुर में क्या हो रहा है? जोधपुर में कुछ नहीं हो रहा, अलवर में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी का विवाद को, प्रॉपर्टी के विवाद को अगर आप तुलना करते तो दुर्भाग्यपूर्ण। एक लाइन महिलाएं तालियां बजा रही हैं, यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं एक वाक्य कह दूं, न्यायिक प्रक्रिया
न्यायिक सब प्रक्रिया जानती। सुनिए, सब जानती। एक मिनट, जो न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। 9 साल हो गए नेशनल हेराल्ड के भाई मैटर में, जवाब 9 देने दीजिए, साल मैं से 20 मिनट प्रिलिमिनरी डिस्टर्ब इंक्वायरी नहीं चल होता। रही। चलिए मैं एक जवाब देखिए, ब्रजभूषण शरण बचकर भाग रहा है। अरे भाई किरण मैं पटेल जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर विदेश भाग आपके गया। बीच में मैं नहीं बोला था, विदेश अब भाग पूरी गया। बात होने हम दीजिए। शांति से सुन रहे हैं, इसका मतलब जेड प्लस सिक्योरिटी विदेश में होती नहीं है, कह रहे जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर विदेश भाग गया। क्या जेड छोड़िए, प्लस सिक्योरिटी मैं एक लेकर बात जम्मू कश्मीर में भाई था, वो अपने आदमी अपने जेल टाइम के पे अंदर बोलिए क्यों भाई। नहीं? अच्छा ठीक है, मैं मैं तो आपको हाथ बता रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है, नहीं, बताइए ना। मेरी एक लाइन एक घंटे से मैं सुने बताना जा रहे चाहता हैं, हूं, ठीक है, सुनिए, एक लाइन। इस कार्यक्रम देश का में आगे न्यायिक भी प्रक्रिया में बजाय कितना चले जा समय रहे लगता है मैं बताना चाहता इसका हूं। भट्टा बैठा दिया। अब आप बोल लूं मैं, इस देश में किरण न्यायिक पटेल प्रक्रिया कहाँ है? में आज कितना बताइए समय मुझे। लगता है? फिर चिल्लाने लगे भाई जो जेड अरे प्लस भाई आप सिक्योरिटी लेकर एक फ्रॉड आदमी चलिए, मैं- जम्मू भाई, कश्मीर में आप घूम रहा लगातार था। अच्छा मेरा तो निवेदन है, मेरा अब आप निवेदन बोलिए है, तो मैं बोलूं। अभी मैं तो बोलूं। थोड़ी देर पहले सुनिए, गीत गाना हो रही न्यायिक थी। प्रक्रिया में- अब पहले मैं तो बात गीत कहना चाहता हूं, न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है? इंदिरा जी की हत्या अरे प्रधानमंत्री किरण आवास में हुई थी पटेल जेल में और क्यों नहीं है? सबके सामने हुई इसका थी। उत्तर दीजिए कितने मुझे। साल लगे थे उनको किरण कन्विक्ट पटेल करने जेल में में? क्यों उसके नहीं है? बाद इसका उत्तर राजीव गांधी दीजिए की उनके बेटे की सरकार रही जबरदस्ती- तो 5 साल लगे थे। वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, और टक्कर में पब्लिक डिबेट में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, अर्थात एक ब्रेक के लिए। आपने प्यार में 13,000 रुपए की सैलरी है सचिन की, 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को? कैसे पालेंगे आप? क्या सोच कर आ गई यहाँ पर? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है सीमा हैदर, जो इस समय बहुत चर्चा में है। सीमा हैदर जी, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि लोग प्यार में फना हो जाते हैं, लेकिन आपने तो सरहद पार कर ली इस प्यार में, लेकिन अब आपको लग रहा है, एक मन में सवाल आ रहा है, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, सारा अटेंशन आपकी तरफ आ गया है, ये सरहद पार आपने क्यों करी? सारा भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इनके प्यार में करी है, और एक दिन सबूत भी मिल जाएगा सबको कि ये सच यही है जो मैं कहती आई हूँ, चिल्लाती आई हूँ शुरू से लेकर, कि ये बनी बनी बातें नहीं है, ये सच है जो मैं कह रही हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ और प्यार में जैसे फना हो जाते, मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। लेकिन अभी तो जान देने की बात नहीं है, अभी तो कागज देने की बात है, अभी तो पासपोर्ट देने की बात है, अभी तो बात है कि आप इतना तामझाम, इतना पासपोर्ट पाकिस्तान से आप यूएई चली जाती हैं, यूएई से नेपाल आती हैं, नेपाल से घूमकर फिर हिंदुस्तान आ जाती हैं, कैसे कर लिया आपने ये सब कुछ? अच्छा, वो तो सर मैं वहाँ कोई उतरी नहीं, कोई मैं घूमी नहीं, वहाँ की टिकट हमारे यहाँ से ऐसी मिली। पहली बार जो मेरी शारजाह की टिकट थी, एयर अरबिया की टिकट थी, तो पाकिस्तान से सीधा नेपाल के लिए कोई जहाज उड़ता नहीं है, अगर एक मेरे लिए तो कोई जहाज उड़ेगा नहीं। तो ऐसा था कि वहाँ से शारजाह से मुझे काठमांडू आना पड़ा पहली बार। दूसरी बार तो फ्लाइट दुबई थी, तो दुबई से मुझे नेपाल से इंडिया आई। लेकिन ये पूरा रूट आपको, ये आपको पूरा रूट समझाया किसने था कि आपको आना कैसे है? मतलब किसने ये जानकारी दी कि आपको पहले शारजाह पहुंचना है, शारजाह से नेपाल पहुंचना है, फिर आप हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे? ये समझाया किसने पूरा रूट? जानकारी कैसे मिली? आजकल के अगर आप booking.com ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें भी अगर आप टिकट देखेंगे ना तो यही लिखा होगा कि पाकिस्तान टू नेपाल, दुबई टू नेपाल। मतलब कोई भी कहीं से भी आप जहाज के साथ पूछताछ करोगे ना, तो सीधा आपको वहाँ के लिए कोई भी जहाज नहीं बताएगा, तो इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये आपको जो जानकारियां मिली और उसके बाद आप की उम्र को लेकर सवाल है, आप 21 साल की हैं या 27 साल की है, ये कागजात आपको किसने मुहैया कराए और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्योंकि इन सब फ्लाइट्स के पैसे लगे होंगे। सर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने अपना घर बेचा था, अब तो यूट्यूब में मेरा वो घर भी दिखाया जा रहा है, वाकई मेरा वही घर था, एक कमरे वाला। और दूसरी बात सर, मैं पैसे अपने घर बेच के लाई थी, और दूसरी बात कोई आना ये प्लानिंग नहीं था। और रही बात इंडिया आना सीधा, तो मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं मैं इंडिया आने की कोशिश करी नहीं, मैं सुबह शाम यही सोचती थी, यही यूट्यूब में देखती थी मैं इंडिया कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या क्या चाहिए होगा, सुबह शाम में यही देखा करती थी। आपके भाई, मुझे शौक नहीं था यहाँ की जेल में रहने का। पर एटीएस से आपकी पूछताछ हुई है, तो वहां पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है जो इंडियन एजेंसीज हैं।
सर मैंने सच सच बोला है। अब बात ये एंड तक पहुंचना उनका काम है, जब एंड तक पहुंचेंगे तभी उनको विश्वास होगा। जाहिर सी बात है, देश का मसला है, तो ऐसे ही तो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। ये करना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में गलत तरीके से आई हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। आप कह रहे हैं गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं है। लेकिन आपके भाई और एक चाचा, आपके एक भाई और एक चाचा आर्मी में है पाकिस्तान की। जो मेरे चाचा थे वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे, मेरे पैदा होने से पहले ही थे। और भाई? सर, और जो मेरे भाई हैं, जब मेरे सचिन की बात हुई, हमारी मोहब्बत चलती थी सचिन, तब मेरे भाई एक मजदूर थे, बिल्कुल मजदूर थे वो। ये अभी 2022 के बिल्कुल एंड में बेचारे लगे हैं, उनसे मेरा कोई संबंध, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। मैं शादीशुदा थी, अलग थी। आप कह रही हैं आपका भाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। 2022 में वो पाकिस्तान की आर्मी में गए, 2023 में आप भारत आ गई। ये बात इतनी सरल नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये रियल लाइफ है। मेरे भाई का कोई शुरू से कोई ये नहीं था कि वो फौज में जाएंगे। वो बेचारे मतलब मजदूरी करते थे। सचिन को पता है, मुझको पता है, वो मजदूरी करते थे कराची शहर में ही। जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो मेरे अब्बू ने एक एक के हाथ पांव जोड़ के उनको ये जॉब दिलाई थी। मतलब वो इतने बड़े ऑफिसर नहीं है, छोटे से सिपाही हैं, उनकी कोई वहाँ औकात नहीं है अभी। आप अगर इस बात को पकड़ के बैठे हो, फिर भी मैं तैयार हूँ, जिस तरह आप कहोगे मैं उस तरह करने को। तो यहाँ का कानून जो कहेगा मैं वो करूंगी। धन्यवाद सर। सीमा 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 जी, सीमा आपको एक सवाल का जवाब देना है। अभी आप 2 मिनट और रुकिए, ये सवाल का जवाब आपको देना है। सीमा आप रुकिए, सवाल का आपको जवाब देना है। क्या आपको लगता है सीमा, क्योंकि आपने प्यार में 13,000 रुपए की सैलरी है सचिन की, 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को, कैसे पालेंगे? आप क्या सोच के आ गई यहाँ पर? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हमारे खुश रहने के लिए, खाने पीने से हमारे लिए बहुत है। मैं खुश रहूंगी इनके साथ, मुझे पैसा वैसे की कोई चिंता नहीं है, जितने हैं बहुत है हमारे लिए। आप नेपाल के एक होटल में गई और आपसे वहां पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए और फिर आपने वहां पे एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्यों? अगर आप सब कुछ जायज था तो आपके पास पैसे होने, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा, 1 टका भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, 1 टका भी एक्स्ट्रा। भैया सुने, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी ली है, उनके साथ फैमिली की तरह हम रहे। मैं सचिन लड़ते थे, वो जो होटल वाले वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहे। मैं सचिन ने एक बार लड़ाई करी तो उनके पापा आके हमारे साथ बैठे। जब मैं आ रही थी वापस, हम अलग जा रही थी होटल से, तो वो अंकल रो रहे थे मेरे लिए कि मेरी बेटी जा रही है। मैं इतना अच्छे से उनके साथ रही, फैमिली की तरह हम रहे। वो वीडियो सब हैं। और 500 सुबह वो लेते थे, कभी ना उन्होंने हमसे नाम लिखा। उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है। लेकिन बहुत सी बातें कही उन्होंने। बोला वो होटल वाला आप झूठ बोल रहा है, 13,000 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत सी बातें की गई, लेकिन एटीएस को अभी भी भरोसा नहीं है। सीमा हैदर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रही हैं। मैं सीधा सीमा हैदर आपका रुख कर सकता हूं? हमारी बात अधूरी रह गई थी। सवाल मेरा एक बहुत सीधा है, हमारी बात अधूरी रह गई थी। मेरा सवाल एक बहुत सीधा है और वो सवाल यह है कि आप विनायक होटल में ठहरी थी और वहां पर आपने आईडी के गुम हो जाने की बात कही थी। जैसा होटल के मालिक ने हमें अब जानकारी दी है, आप कह रही है कि आपके मन में कोई द्वेष नहीं था, यानी आपके मन में कोई चोरी नहीं थी, लेकिन फिर आपने वहां पर झूठ क्यों बोला? एक सवाल खड़ा होता है, ये झूठ क्यों बोला आपने? मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मुझसे पहले सचिन सुबह को पहुंच गए थे। तो सचिन ने सुबह से होटल में वो बातचीत कर ली थी। उन्होंने वो किसी से भी ना, उनको पता था इनका नाम सचिन है, इनको पता था कि इंडियन है, मेरे नाम पता था कि इंडियन है। ना उन्होंने मुझसे बात करी, ना मुझसे पूछा। मुझसे फैमिली की तरह मेरे साथ रहे, हमने साथ में वक्त गुजारा, वीडियो बनाई। उन्होंने मुझे भाभी कह के बुलाया, कभी भी मुझे उन्होंने नहीं कहा कि तुम कहाँ से हो, कैसी हो। सच में पत्नी है। पर हमारी पड़ताल में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे रिपोर्टर ने जो जानकारी दी है न्यूज 18 को, वो यही जानकारी पहुंचाई है और होटल मालिक ने भी यही बोला है कि पहचान छुपाई गई थी। अगर आप पाक साफ थी तो आपने पहचान क्यों छुपाई? सचिन ने भी पहचान छुपाई, क्यों? मैंने पहचान छुपाई नहीं सर, नहीं, सचिन ही नाम बताया था। उन्होंने लिखा नहीं तो वो उनकी गलती है। सुबह सुबह पैसे मैं 500 हम देते थे, हम दोनों साथ में। जी, आपकी उम्र को लेकर भी एक सवाल बार बार खड़ा होता है। कोई कहता है कि आप 21 साल की हैं, कोई कहता है आप 30 साल की। आपकी उम्र है कितने साल की? मैं 27 साल की हूँ सर।
और मेरे पापा ने शुरू मेरा आधार कार्ड पापा के नाम से शनाख्ती कार्ड बना हुआ था। डॉक्यूमेंट्स में 21 साल क्यों है? कम करा। मेरी बड़ी बहन की भी कुछ कागजों में 21 साल क्यों है? छोटी बहन की भी, वही तो बता रही हूँ। ये बात को बड़ा नहीं माना जाता। पाकिस्तान में तो लोग 8-8 साल की उम्र कम लिखवाते हैं, यहाँ भी ऐसा होता होगा। इस उम्र को लेकर मेरे पापा ने बनवाया था, कम एज थोड़ी लिखवाई, 6 साल मेरी कम या 5 साल कम लिखवाई गई थी। जी मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बार बार आप दावा कर रही है कि 10 से 17 मार्च के बीच आप नेपाल में आपने पशुपतिनाथ मंदिर में आपने विवाह अपना करा, शादी करी, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची तो वहां पर आपकी एंट्री, आपके नाम की तो एंट्री नहीं है। आप तो मुस्लिम है और वहां पे मुस्लिम की शादी नहीं होती। एंट्री तो हमने कराई, तो मैं मुस्लिम हूँ, आपको पता थी, आपको पता है या किसी और को पता था? सचिन और मैं साथ में थे, मैं इनकी पत्नी थी, तो किसी को ये पता नहीं था कि हमने वहाँ शादी करी या सिंदूर भरा, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हाँ मानती हूँ हमारा नाम रजिस्टर या कोई सब प्रूव नहीं है, पर मिल जाएगा। और रही बात शादी करने की, तो हमें कोई लंबी शादी नहीं थी, सिंपल सी थी, तो वहाँ पे किसी ने हमें मना भी नहीं करा था कि अब कह रहे यहाँ शादी नहीं होती, ये नहीं होता, किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा था। हम पूरा पशुपतिनाथ घूमे भी, उनकी छोटी छोटी चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई। हाँ वो वीडियो नहीं है हम पे, कोई सबूत नहीं, रजिस्टर नहीं है हम पे, क्योंकि हमें इतनी वहाँ की मालूमात नहीं थी। वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं, वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं, कई तरह के गाने गाती हैं, लेकिन आपने अपनी इतने इंपॉर्टेंट दिन का, शादी का, जिस प्यार का लिए आप कहते हैं कि आप फना होने को तैयार होगी, उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने। क्या आपको लगता नहीं ये सवाल खड़े करता है कई सारे? उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने? टिकटॉक में है, इंस्टाग्राम में नहीं है सर। अच्छा, टिकटॉक में तकरीबन मैंने 600 वीडियो बनाई होंगी। नहीं, वीडियो तो आपके कई सारे हैं। 600 मैंने वीडियो बनाई होंगी, हमारी छोटी छोटी चीज की, अच्छी बुरी मोहब्बत की, वो इंस्टाग्राम की। नहीं, आजकल का जो दौर है छींक मारने का भी लोग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन मैडम मेरा आपसे एक सवाल जो है वो ये है कि आपके जो पति हैं, जो कि पाकिस्तान में आपके पति थे, वो कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आप घर वापस आ जाइए, आपको मैं स्वीकार कर लूंगा। और अब अगर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की एजेंसियां निर्णय लेती है आप वापस जाएंगे, तो क्या करेंगे? फिर गुलाम के पास जाना पड़ेगा? नहीं सर, वो गुलाम मुझे रखेगा भी नहीं, वो जान से मार देगा मुझे, मेरी बेटियों को जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब मैं सचिन मेरे पति हैं, मैं यहाँ की बहू बेटी बनना चाहती हूँ, मुझे पे जितना कानून लगाया जाए मैं सहने को तैयार हूँ। जितने कानून लगाएंगे, मैं कानून के खिलाफ थोड़ा भी ना जाऊंगी, पर मुझे वापस भेजने की बात नहीं। ऐसा क्या है कि आप पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहती? जहाँ आप पली बड़ी वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, ऐसा क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है सर, मेरी वहाँ जिल्लत की मौत है। मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, वहाँ मेरी जिल्लत की मौत के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी जिल्लत, वहाँ के मुल्ला, कटर मुल्ला, आम लोग सब मुझसे नफरत कर रहे हैं, और आप नहीं जानते कितना बुरा हशर होगा मेरे साथ, और मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ की जेल में फिर भी इनको अच्छी जिंदगी मिलेगी, वहाँ पाकिस्तान में इनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होगा इनके साथ। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा। मैं रह के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, मुझे पता है। और यही वजह थी कि वहाँ मैं खुल के, मैं हिंदू धर्म में तो पिछले 1 साल से थी, कभी खुल के मैंने कोई बात ना करी। अगर सचिन की बात कभी किसी को थोड़ी भी पता लग जाती ना, पाकिस्तान के हिंदू से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो शायद मैं यहाँ तक आने के काबिल ही ना बचती। धन्यवाद। चलिए, दोनों इस समय उठ गए हैं, लेकिन कई सारे और सवाल हैं जो कि सबके दिल में हैं, और उन सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इतने सारे वीडियो बनाती हैं, शादी के वीडियो को लेके कंफ्यूजन है। पाकिस्तान में उनका परिवार कह रहा है और आसपास के पड़ोसी कह रहे हैं कि पबजी के थ्रू इन्होंने बाकी कई और लड़कों पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और उन पे भी शादी का दबाव बनाने की कोशिश करी है। बड़ी सारी पहेलियां हैं। ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। ये प्यार में फना होने की कहानी है या फिर कुछ और कहानी है, ये तो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पता लगेगा। कि प्रायोजक हैं